नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज की इस कक्षा में। साथियों, रीट 2024 में कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं साइंस में और मैथमेटिक्स में। उन सभी नए टॉपिक्स को मैं आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा। एप्लीकेशन में जो बच्चे कोर्स जिन्होंने ले रखा है उनको भी ये वीडियोस एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो आप कहां से प्राप्त कर सकते हो। तो पीडीएफ जो है वो हमारा जो एप्लीकेशन है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेज नाम से सर्च करोगे आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। होम पेज के ऊपर जब जाओगे इस प्रकार से ओपन होगा इंटरफेस। 3 लाइन आपको यहाँ दिखाई देंगी, उनके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके पीडीएफ आराम से डाउनलोड वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्ले स्टोर पे आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा साथियों अपने बात करें कि ये मैटर लिया कहां से गया है, तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी की बुक्स में से लिया गया है। तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, अगर बनेगा तो यहां से बन जाएगा। साथियों एक टॉपिक ऐड हुआ है अपने प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक परिघटनाओं में 2 परिघटनाओं पर हमें चर्चा करनी है, एक तो तड़ित और एक भूकंप। सबसे पहले आज के वीडियो में हम तड़ित को डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में, और फिर ये टॉपिक अपना पूरा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें हम भूकंप के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे इसी पर और भी वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करें प्राकृतिक परिघटनाओं की। तो साथियों प्राकृतिक परिघटनाओं में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तड़ित और भूकंप तो है ही, इसके अलावा आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, जो अपन देखते हैं कि बहुत भयंकर चक्रवात जो आते हैं, बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं, जब हम उनको आंधी तूफान वगैरह बोलते हैं, तो ये भी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, इनसे भी हानियां होती हैं। लेकिन भूकंप और तड़ित हमारे सिलेबस में दिया हुआ है एग्जाम के, तो उन्हीं के ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तड़ित की, जिसको लाइटनिंग भी कहते हैं। और तड़ित क्या है? तड़ित साथियों एक प्रकार की विद्युत चिनगारी ही है और कुछ नहीं है। जैसे अपने देखते हैं कई बार अपन पलग में जैसे तार लगाते हैं तो चिनगारी सी उछलती है ना। तो वो चिनगारी सी जो उछलती है वही क्या है? तड़ित है। अपने सर्दियों के दिनों में जब कमरे में अंधेरा होता है, उस समय हम स्वेटर निकाल रहे होते हैं तो हमें चट चट की आवाज सुनती है और साथ ही थोड़ी सी लाइट भी अपने को दिखाई देती है कपड़े में। वो भी क्या है? वो भी साथियों एक विद्युत चिनगारी ही है। और जो बादलों में जो बिजली चमकती है उसका वो छोटा रूप है ना। तो विद्युत एक प्रकार से चिनगारी ही जो है वो तड़ित है। ये अपने बिल्कुल सरल शब्दों में तड़ित को समझ सकते हैं। यही कुछ बातें यहां लिखी भी हुई हैं कि तड़ित एक प्रकार की विशाल स्तर की विद्युत चिनगारी है। जब हम ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। यदि यह क्रिया हम अंधेरे कमरे में करते हैं तो चटचट ध्वनि के साथ चिनगारी भी दिखाई देती है। चिनगारी वास्तव में तड़ित ही है। बाल खड़े होने वाली क्रिया भी बिल्कुल सही है कि जब अपने स्वेटर को इस प्रकार से उतारते हैं ना, तो ये बाल जो अपने हाथों के होते हैं ये एकदम ऊपर उसके साथ साथ चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवेशित हो जाते हैं साथियों, इस वजह से। ठीक है ना। आगे बात करेंगे इसकी ओर। सबसे पहले ये किसने बताया कि जो चट चट की ध्वनि के साथ जो चिनगारी उत्पन्न होती है वो, और जो बादलों में जो तड़ित है एक प्रकार से बिजली है, जो बहुत विशाल स्तर की विद्युत चिनगारी है, वो एक ही घटना है। ये किसने बताया सबसे पहले? ये साथियों अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में यह दर्शाया कि तड़ित तथा हमारे वस्त्रों में उत्पन्न चिनगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये किसने बताया कि हमारे वस्त्रों में उत्पन्न चिनगारी और जो तड़ित है वो एक ही घटना है। तो साथियों ये किसने बताया था? ये जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने 1752 में ऐसा बताया था। ठीक है। तो
ये बिल्कुल बेसिक बात थी तड़ित के बारे में। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आपको सारी बातें समझ में अभी आ रही होंगी। देखिए, हम जानते हैं कि जो आवेश अपने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के आवेश होते हैं। एक तो धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो जब हम मान लो एक अपने कांच की छड़ लेते हैं और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के ऐसे रगड़ते हैं, अपने काफी देर तक रगड़ने पर क्या होगा? घर्षण की वजह से क्या हो जाएगा? दोनों में आवेश उत्पन्न होगा। और याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आ गया है कि जब हम कांच की छड़ को, इसमें आए अपने प्रश्न, जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश आता है कि ऋणावेश आता है? तो याद रखिएगा, रेशम का जो कपड़ा है उसके ऊपर तो ऋणावेश आता है और जो कांच की छड़ है उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। ठीक है ना? ये याद रखिएगा साथियों कि जब अपने किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े पर तो ऋणावेश आ जाता है और कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये बात यहां लिखी भी हुई है। सारी बातें आपको जो भी बता रहा हूं सारा कुछ लिखा हुआ, आपको जस्ट इसको डाउनलोड करना और पढ़ना है। बात करें अपने विद्युतदर्शी क्या होती है? तो साथियों, किसी आवेशित वस्तु की पहचान के लिए विद्युतदर्शी नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अपने को कैसे पता चलेगा कि जब रेशम के कपड़े के अपने कांच की छड़ को जब हमने रगड़ा तो उसके ऊपर धनावेश आ गया, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर धनावेश आया है? तो इसी के लिए एक उपकरण है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी में कुछ नहीं है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, बिल्कुल एक जार है, जार के अंदर एक तार है, तार के नीचे 2 ब्लेड, एक पत्ती सी लटकी हुई है और ये तार जो बाहर निकला हुआ है इधर से, यहां से ये देखिए बाहर निकला हुआ है। ये ऊपर गत्ता है, ये पूरा जार है, गत्ते से ढका हुआ है। गत्ते में से जो तार है वो ये रहा आपका, और इस तार में 2 आपकी क्या लगी हुई है? कोई भी पतली पत्ती मान लीजिए वो लगी हुई है। जब इस तार के पास हम कोई आवेशित वस्तु लेके आएंगे तब इन पत्तियों में हरकत होगी, दूर होंगी, पास आएंगी, ऐसी कुछ स्थिति बनेगी। लेकिन जब अपने बिना आवेशित वस्तु को इसके पास लेके आएंगे तो इन पत्तियों में कोई हरकत नहीं होगी। यह है आपकी सरल विद्युतदर्शी, जिससे हम ये बता सकते हैं कि भाई फलानी वस्तु आवेशित है या नहीं। तो वस्तु आवेशित है या नहीं इसका पता किससे लगाते हैं? विद्युतदर्शी से लगाते हैं। याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि रीट में मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि रीट का एग्जाम जो वो BSc अजमेर लेता है और वो अपने 6 से लेके 10 तक की किताबों से बाहर नहीं जाता है, वहीं रहता है वो हमेशा। तो याद कर लीजिएगा इन चीजों को अच्छे से। कोई आपको कितना ही बड़ा बड़ा कुछ भी पढ़ा दे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रश्न यहीं से बनेंगे, इन किताबों से ही बनेंगे। और मैं इसीलिए हमेशा किताबों पर इतना जोर देता हूँ। मेरा जो कुछ भी पढ़ाया हुआ सारा कुछ किताबों में से पढ़ाया हुआ, इसीलिए हर बार एग्जाम में वो चीजें आती हैं साथियों। ठीक है, चलो विद्युतदर्शी की बात हो गई। आगे बात करते हैं हम अपने तड़ित झंझा तथा विद्युत विसर्जन क्या है, यानी थंडर स्ट्रोम और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या है। एक प्रकार से एक ही घटना इनको अपने बोल सकते हैं। ये क्या होता है? देखिए साथियों, जब एक प्रकार से बहुत जबरदस्त गर्जना हो रही हो बादलों की, है ना, यानी तूफान एक प्रकार से आ गया हो, तब उस समय क्या होता है? वायु की जो धाराएं हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं और जल की जो बूंदें हैं वो नीचे की ओर आती हैं तेजी से, क्योंकि जल की बूंदें भारी होती हैं, वो नीचे की ओर आती हैं। इस गति के कारण जो है वो बादलों में आवेश बनता है, और आवेश बनने के कारण देखिए ये बादल अगर अपने माने, ये बादल माने अपने, ठीक है, दिखाई दे रहा आपको, तो इस बादल में जो ऊपर की साइड है वहां तो धनावेश बनता है। अब ये धनावेश ऊपर ही क्यों बनता है इसके बारे में आज तक वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन बनता ऊपर धनावेश ही है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपने याद रख लेंगे। और नीचे की साइड में क्या बनता है? बादल के निचले छोर पे बनता है ऋणावेश, निचले छोर पे बनता है ऋणावेश। ठीक है, और जो पृथ्वी का जो तल है, ये पृथ्वी का तल मान ले, यहां भी क्या होता है साथियों? यहां भी होता है धनावेश। तो होता क्या है कि हवाएं तेज गति से ऊपर उठती हैं, जल जो वो तेज गति से जल की बूंदें नीचे आती हैं। इससे क्या होता है? आवेश एक प्रकार से
बादलों के ऊपर तो धनावेश संचित यानी इकट्ठा होता रहता है और बादलों के निचले छोर पर ऋणावेश इकट्ठा होता रहता है। पृथ्वी के धरातल पर आपका धनावेश इकट्ठा होता रहता है। इस वजह से और बहुत यानी एक प्रकार से बहुत अधिक आवेश जब इकट्ठा हो जाता है तो जो हवा विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन वह हवा भी विद्युत की सुचालक फिर बन जाती है, वो भी आवेशों के प्रवाह को बढ़ा देती है। और हमें पता है जब आवेश स्थिर होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आवेश प्रवाहित होने लगता है तो विद्युत धारा बनती है। तो यहाँ आवेश प्रवाहित होते हैं और होता क्या है कि एक बादल तो ये हो गया, दूसरा ये रहा, ये इसका माइनस, ये इसका माइनस, इधर इस निचले वाले छोर पे माइनस है, इधर इसके ऊपर क्या है, प्लस है। मान लो ये बादल आपस में टकराए, बादल इधर आके इससे टकराएगा तो यहां पर विद्युत चिनगारी उत्पन्न होगी, प्लस माइनस जब टकराएंगे। ठीक है, तो चिनगारी या तड़ित कब उत्पन्न होती है? जब दो बादल आपस में टकराते हैं या फिर एक बादल पृथ्वी के टकराता है, ये मान लो आप। ठीक है ना, टकराने का मतलब जब पृथ्वी का धनावेश और बादल का ऋणावेश जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि बूंदें जो नीचे आ रही हैं और हवा जो ऊपर जा रही है वो आवेशों को प्रवाहित करने लगते हैं, टकराते हैं, जिस वजह से तड़ित उत्पन्न होती है। ये तड़ित उत्पन्न होती है, फिर बिजली चमकती है इस प्रकार से। ठीक है, और यही बिजली गिरना अपने बोलते हैं, और यही है आपका विद्युत विसर्जन और तड़ित झंझा। मेरे हिसाब से बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने आपको? जो बादल होता है उसके ऊपरी छोर पर धनावेश इकट्ठा हो जाता है, निचले छोर पर ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तेज गति से हवाएं ऊपर जाती हैं और बरसात की बूंदें नीचे आती हैं, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने की वजह से बादल के ऊपरी छोर पर धनावेश, निचले छोर पर ऋणावेश बनता है। इस प्रकार जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो विपरीत आवेश एक दूसरे से जब टकराएंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जिससे कड़ाक चिनगारी की आवाज आएगी। चिनगारी से कड़क कड़क की आवाज जो है वो तड़ तड़ की आवाज, एक प्रकार से चट चट की तो कपड़ों में आती है, वो तो बहुत भयंकर तरीके से आती है आवाज, आपको पता ही है। और वही आवेश जब, क्योंकि हवाएं तो ऊपर उठ रही हैं, बूंदें नीचे आ रही हैं, उस वजह से जब पृथ्वी के धनावेश के साथ बादल का ऋणावेश मिल जाता है तब भी विद्युत चिनगारी उत्पन्न होती है, उसको अपने बोलते हैं बिजली का गिरना। यही है तड़ित। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलिए। ये लिख भी दिया, गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें भारी होने के कारण नीचे की ओर आती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण, क्योंकि बहुत तेज गति से ये होती हैं, के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है, एक प्रकार से घर्षण होता है। एक प्रक्रिया द्वारा बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। बादलों के ऊपरी किनारे पर धनावेश और निचले किनारों पर ऋणावेश एकत्रित हो जाते हैं एक प्रक्रिया के कारण। उस प्रक्रिया का नाम नहीं पता है, अभी तक भी वैज्ञानिकों को पता नहीं चला है। ठीक है, जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है, यानी बहुत अधिक आवेश संचित हो जाता है बादलों में, तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। इससे ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित या विद्युत चिनगारी के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन या तड़ित झंझा कहते हैं। ठीक है, अब ये किन के बीच होती है विद्युत विसर्जन की क्रिया, तड़ित झंझा की क्रिया? तो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है। ठीक है, दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। इसी प्रकार की क्रिया उन्हीं कपड़ों में होती है। इसीलिए जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वो कहा कि जो बादलों में बिजली चमकने की क्रिया है और अपने कपड़ों में जो चट चट की आवाज आती है, चिनगारी छोटी छोटी बनती है, वो एक ही चीज है। ठीक है भाई, चलो अब देखो ये डायग्राम रहा आपके सामने। मैंने आपको बताया कि जब या तो बादलों का एक बादल का धनावेश दूसरे के ऋणावेश से मिल जाए तब भी क्या उत्पन्न होगी? बिजली, जिसको अपने बोलते हैं विद्युत चिनगारी, तड़ित। ठीक है, या फिर ये रही आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी का जो धनावेश है वो बादल के ऋणावेश से मिल जाए
तब भी विद्युत चिनगारी उत्पन्न होती है, जिसे बिजली गिरना हम लोग कहते हैं। आराम से देख पा रहे होंगे, आराम से समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। ठीक है भाई, चलो ये यहां तक आपकी बातें क्लियर आपको हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तड़ित झंझा के समय क्या करें तथा क्या न करें। तड़ित झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें भी अपने देख लेते हैं। ठीक है ना। तो साथियों, तड़ित झंझा के समय, जाहिर सी बात, तड़ित झंझा का मतलब यहां पर यही है कि बिजली जब चमकती है ना, उस समय अपने को क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे बड़ी मिथ क्या होती है कि मोबाइल फोन से बात नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी मिथ क्या है, अपने बोलते हैं बिजली चमक रही है और मोबाइल फोन से बात नहीं करनी चाहिए, यही बोलते हैं ना अपने, लेकिन ये सही नहीं है। मोबाइल फोन से आप बात कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगले के पास भी मोबाइल फोन ही होना चाहिए। मोबाइल फोन से मोबाइल फोन पर बात की जा सकती है, लेकिन मोबाइल फोन से अगर आपने किसी को लैंडलाइन पर फोन कर दिया तो वो अगला सुरक्षित नहीं, आप तो सुरक्षित हो, अगला फिर सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर बिजली गिर सकती है। ठीक है, अगर उसके क्षेत्र में भी थंडरस्टॉर्म आया हुआ है तो, है ना, क्योंकि केबल जो होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, ये ध्यान में रखना आपको। तो मोबाइल भी बात की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीन, खुली कार आदि सुरक्षित नहीं है, अतः खुले स्थानों पर न रहें। तो खुले स्थानों पे तो रहना ही नहीं है। जहां तक पॉसिबल हो सके, जैसे ही थंडरस्टॉर्म आपको दिखे और आपके पास कोई सर ढकने के लिए कोई छत है तो उसके नीचे चले जाओ, वो बढ़िया है। ठीक है। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का उपाय सही नहीं है। छाता लेकर चलना कोई अच्छा उपाय नहीं माना जाता। ये नहीं है कि छाते से सर ढक लिया, ना, ये भी सही उपाय नहीं है। जहां तक हो सके छत मिल जाए तो उसके नीचे चले जाओ। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में जहां कोई शरण स्थल ही नहीं है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेनी चाहिए। बड़े वृक्ष के नीचे नहीं, छोटा वृक्ष मिल जाए उसके नीचे शरण आपको लेनी चाहिए। ठीक है। यदि वृक्ष भी नहीं है और मान लो कोई घर तो छोड़ो, वृक्ष भी नहीं है, छोटा वृक्ष भी नहीं है, कोई भी वृक्ष नहीं है, तो आप जमीन पर लेटे नहीं। जमीन पर सोना होने है, लेटना नहीं है जमीन पर। ठीक है, जमीन पर लेटे नहीं, बल्कि जमीन पर सिमट करके बैठ जाएं। जैसे अपने पखाने में बैठते हैं सुबह सुबह, वैसे आपको बैठ जाना इस प्रकार से, ये इस मुद्रा में। ठीक है, दिखाई दे रही होगी आपको। तो उकड़ू बैठ जाना, कहने का मतलब यही है। तो जिससे आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे और आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो, इसके अलावा तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है, अतः तड़ित झंझा के समय इन्हें छूना नहीं चाहिए। तारों को नहीं छूना चाहिए भाई। तड़ित झंझा के समय मोबाइल फोन पर बात करना सुरक्षित है। मोबाइल फोन पर बात कर सको होते आराम से, लेकिन तार वाले फोन का उपयोग सुरक्षित नहीं है, यह भी ध्यान में रखना है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान नहीं करना चाहिए। नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है थंडर स्टॉर्म के समय, क्योंकि नाली का, जैसे नहाओगे नाली का पानी बाहर जाएगा, हो सकता है उसी समय बिजली गिर जाए और अंदर भी आ जाए उस पानी से होते, क्योंकि पानी तो चालक होता है विद्युत का। आसुत जल है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन अपने नहा रहे हैं वो आसुत जल थोड़ी, उसमें तो अनेक प्रकार के, एक प्रकार से आपके आयन चले जाते हैं, है ना। साबुन में, अपमार्जक में आयन तो होते ही हैं, वो चले जाते हैं, उससे विद्युत धारा अपने पास आ जाएगी, पानी खत्म है फिर। तो नहाना नहीं चाहिए, है ना। और कोई दिक्कत भी नहीं है, थंडर स्टॉर्म चला जाए उसके बाद नहा लो, क्या दिक्कत है। तो ये ध्यान में रखना। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। कंप्यूटर है, टीवी है, ऐसा बोर्ड है, उसके प्लग निकाल दो, आप ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि इनको नुकसान हो सकता है, स्क्रीन इनकी जल सकती है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट ऑन, हाँ, ट्यूबलाइटों, ये ऑन गलत लिख दिया, को जलाए रखा जा सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या, फ्यूज हो जाएगा तो दूसरा डाल देंगे, लेकिन ये फ्यूज कम होते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है, इनको आप जलाए रख सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में हो सकता है ज्यादा दुर्घटना हो जाए कोई, है ना, कोई गिर जाए ठोकर खा के, कोई और बात है। तो ये सारी चीजें ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए भाई। यदि आप किसी कार अथवा, अब मान लो कि
तड़ित झंझा थंडरस्टॉर्म आ गया, आप घर पर भी नहीं है, खुले मैदान में भी नहीं है, खुली कार में भी नहीं है, आप हैं बस में या कार में, ठीक है। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको कार के शीशे या बस के शीशे बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर लेने हैं, तब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर शीशे खुले रखोगे तब आप सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वहां की खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लेनी चाहिए, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। इससे होता क्या है कि मान लो आपने कार के दरवाजे बिल्कुल बंद कर लिया, तो कार इस प्रकार से बिल्कुल बंद हो गई। अब बंद हो गई, उसके अंदर आप बैठे हो, अब आपको कोई खतरा नहीं है, अब आपको कोई भी खतरा नहीं है। क्यों? क्यों जब विद्युत जो तड़ित मान लो इसके ऊपर आके गिरती है तो ये क्या है, एक खोखला, अंदर से तो खोखला ही रहेगा ये भाग, तो विद्युत जो है ना खोखला गोला बन जाएगा एक प्रकार से, और विद्युत धारा जो इसके ऊपर प्रसारित एक प्रकार से हो जाएगी वो बिजली, और वो इससे होते हुए बॉडी से नीचे चली जाएगी, फिर है ना टायरों से इस प्रकार से वो नीचे पृथ्वी में चली जाती है और आप बच जाते हो। अगर चारों तरफ से ये बंद है, वो खोखला गोला बन जाता है एक प्रकार से, जिसमें विद्युत धारा प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है भाई। चलो आगे बातें समझ में। हाँ, अब देखो एक होता है तड़ित चालक, घरों के ऊपर उपयोग करते हैं अपने तड़ित चालक का। साथियों तड़ित चालक होता है क्या, आराम से समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये अपना घर है और घर पर हमने क्या किया कि एक तार लेते हैं, इसको थोड़ा इस प्रकार से लगाते हैं दीवार से होते हुए कि इसका इसको एक अच्छी गहराई तक जमीन में लगाते हैं और इसका कुछ हिस्सा अपने घर के ऊपर भी अपने छोड़ देते हैं। जिससे क्या होगा, जब थंडरस्टॉर्म आएगा तब अगर बिजली घर पे गिरेगी भी तो क्या होगा कि इस तार से वो कनेक्ट होगी, इस तार से होती हुई सीधी कहां चली जाएगी, भूमि में चली जाएगी और घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नहीं तो आपको पता ही है, हमने देखा भी अपने आसपास, सभी के आसपास किसी न किसी एक प्रकार से पेड़ पर बिजली गिरी हुई ही है। ये हम सब लोगों को पता है कितना नुकसान होता है, ये भी हमें पता है। आए साल मौतें भी होती हैं बिजली गिरने से, तो ये कुछ सावधानियां बरत के अपन इन चीजों से बच सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, ये वही बात है कि तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग, ये तड़ित चालक ही तो है, ये तार लगा दिए, ये तड़ित चालक ही बोलते हैं इसको, जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की एक छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा जमीन में काफी गहराई तक दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, जिससे भवन को कोई क्षति नहीं होती है। इस प्रकार आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। और जब अपने फिटिंग करते हैं जो तीसरा तार होता है पलग में, वो भू संक्रमण का तार ही होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसीलिए फिटिंग के दौरान ये तार देना अच्छा रहता है, जरूरी भी होता है, ठीक है ना भाई। तो साथियों ये था तड़ित, और उम्मीद करूंगा तड़ित के बारे में सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तड़ित से संबंधित अब मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या एग्जाम में नहीं आएगी। जब प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से प्रश्नों को हल कर दोगे, ठीक है। अब 2-3 प्रश्न हैं इसी टॉपिक से संबंधित जो हमने पढ़ा है, उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने भूकंप के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। भूकंप के टॉपिक को जो एनसीईआरटी में है वो तो मैं करवाऊंगा ही, कुछ चीजें और भी ऐड करवा दूंगा ताकि छोटी मोटी बातें अगर वहां से आए तो वो भी आप कर दो। बाकी आप ये मान के चलो कि तड़ित तथा भूकंप इसमें से एक प्रश्न आना है और भूकंप से ही आने की ज्यादा संभावना रहेगी, है ना। बाकी यहां से भी आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप ये निश्चित मानिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़िए साथियों, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले बात करें अपने रीट को क्लियर ही तो करना अपने को एक बार, उसके बाद में अच्छे से और तैयारी कर लीजिए मेंस की। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। घर्षण के द्वारा किसे आवेशित नहीं किया जा सकता आसानी से? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा या ऊनी वस्त्र। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, देखिए दो चीजों को जब अपने रगड़ते हैं तो घर्षण की वजह से ही आवेश उत्पन्न होता है,
लेकिन जितनी भारी वस्तु होगी उतना ही मुश्किल होगा उसको आवेशित करना। प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र, ये वजन में अपेक्षाकृत हल्के होते हैं तांबे की छड़ के। इस वजह से तांबे की छड़ यहाँ पर सही उत्तर होगा और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, आपकी कक्षा 8 की किताब का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, छड़ धनावेशित हो जाता है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। सी है, छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है, छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धन आवेशित हो जाता है। इनमें से बताओ कौन सा सही आंसर है। हम जानते हैं साथियों कि जब रेशम के कपड़े को अपने कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो जो छड़ है कांच की छड़, उसके ऊपर तो आता है धनावेश और रेशम के कपड़े पर आता है ऋणावेश। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, छड़ धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, अंतिम प्रश्न है अपना। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, यानी सत्य कथन बताना। अब सत्य असत्य वाले प्रश्न जब हो तो सत्य कथन है तो सत्य के ऊपर निशान लगा लिया करो कि सत्य कथन है। और कई बार क्या करता है एग्जामिनर, निम्नलिखित में से सत्य कथन यहां दे देता है नहीं है। अब दोनों पे गोला किया करो, सत्य और नहीं, यानी सत्य नहीं वो बताना है, यानी सत्य वाले अपने को चयन नहीं करने। अब वो देखना जो असत्य कथन है, सत्य नहीं का मतलब असत्य, तो अब असत्य कथन बताने हैं। एग्जामिनर ये चीजें करता है साथियों, या ऐसे दे देता निम्नलिखित में से असत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कथन नहीं का मतलब सत्य कथन ढूंढना है। फिर इन चीजों का ध्यान रखा करो, आजकल बहुत ज्यादा करने लग गए एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन है, अपने को सीधा सीधा यही पूछा है। पहला, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश यानी एक ही जाति के आवेश, यानी धनावेश धनावेश और ऋणावेश ऋणावेश। तो सजातीय आवेश क्या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? नहीं, एक दूसरे को आकर्षित तो विपरीत चीजें करेंगी, विपरीत आवेश ही करेंगे। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, अपने को क्या देखना था, सत्य कथन देखना था। तो ये तो अपना आंसर नहीं है। बी, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आकर्षित करती है ना। एक बार आगे और बढ़ते हैं। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं करता। भाई तड़ित चालक का तो काम ही भवन की सुरक्षा करना है तड़ित से, तो ये बोल रहा है नहीं करता, तो ये तो गलत ही है, सी वाला भी गलत है। डी, गीले बालों में कंघी घुमाने पर यह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। अब बी और डी में आपको डाउट हो सकता है। अब देखो साथियों, जब गीले बाल होते हैं, सूखे बाल होते हैं, तब उसमें अगर अपने कंघी करें, कंघी को रगड़ लें और फिर कागज के पन्नों के पास लेके जाएं, तब 100% कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे वो, या मिट्टी के जो कण होंगे वो किसके चिपकेंगे, आपके कंघी के चिपक जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन गीले बाल होंगे तब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूखे बालों से जब कंघी को रगड़ेंगे तो घर्षण होगा, उससे आवेश उत्पन्न होगा। गीले बालों में घर्षण हो जाएगा कम या खत्म, उस वजह से इतना आवेश नहीं बनेगा या बिल्कुल आवेश नहीं बनेगा, जिससे जो छोटे छोटे कप जो आपके टुकड़े हैं कागज के वो उठ सकें, है ना, आकर्षित हो सकें। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ गलत होगा। सूखे बाल होते तब ये ठीक था, लेकिन गीले बाल हैं तो घर्षण नहीं होगा और इस वजह से एक प्रकार से छोटे जो टुकड़े हैं कागज के वो आकर्षित भी नहीं होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। सत्य कथन है कि आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आकर्षित करती है। अब आप कहोगे सर आपने कांच की छड़ का आवेश भी नहीं बताया, प्लास्टिक स्ट्रो का भी नहीं बताया। देखिए बात इसको इस प्रकार से समझिएगा कि जब सेम चीजें होंगी, जैसे मान लो ऐसे दे दे कि कांच की छड़ को आकर्षित करती है, ये असत्य कथन होगा। अगर ये दे दे प्लास्टिक स्ट्रो को
आकर्षित करती है, यह भी असत्य कथन होगा। याद रखिएगा, विपरीत चीजें ही एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आवेशित कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, और ये प्लास्टिक स्ट्रो है। दोनों में फर्क है। दोनों प्लास्टिक की होती तब तो आकर्षित नहीं करते, लेकिन ये कांच की, एक आपके किसकी है, प्लास्टिक की। इसी प्रकार से साथियों, जब दो गुब्बारों को अपने रगड़ते हैं आपस में, ठीक है ना, तो उनके ऊपर आवेश उत्पन्न होगा और वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुब्बारे हैं दोनों के दोनों, दोनों को रगड़ा तो दोनों पर सेम ही आवेश बनेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब एक गुब्बारे को और एक प्लास्टिक स्ट्रो को जब अपने पास लाएंगे, तब क्या होगा? तब वो आकर्षित करने लग जाएंगे। यानी अलग अलग चीजें हैं तो आकर्षित होगी, एक जैसी चीजें हैं तो आकर्षण नहीं होगा, ठीक है। तो आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आकर्षित करती है, ये कथन सही है। इस प्रकार ये लास्ट में आंसर भी आपको दे दिए हैं। और रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ यानी घर्षण के द्वारा, जैसे रेशम के कपड़े के अपने लोहे, इसके कांच की छड़ को रगड़ा तो ये रगड़ है, इससे घर्षण उत्पन्न हुआ और इससे जो आवेश उत्पन्न होगा उसको स्थिर आवेश कहते हैं। और ये जब स्थिर आवेश गति करने लगते हैं तो गतिमान आवेशों से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। वो पॉइंट भी आप नीचे लिख सकते हो, गतिमान आवेश विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका त्वरित वाला टॉपिक होता है पूरा। अगले वीडियो में भूकंप के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा जो विज्ञान में नया ऐड हुआ था। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। एक बार अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो फिर से बता देता हूँ, आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे जाके सीधा आप डाउनलोड कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में ऊपर होम पेज पर आपको इस प्रकार से लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई देंगी। इन 3 लाइनों पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन डाउनलोड का और एक ऑप्शन मिलेगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल पर जब आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज और टेस्ट आपको दिखाई देंगे। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके आप इसको शेयर भी कर सकते हो कहीं भी और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करूंगा हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में भूकंप के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।